बोलिए अपना राग आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। मिशन 2024 फतह के लिए बीजेपी ने आज से देश भर में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया है। पीएम मोदी भोपाल पहुंचे और वहां से देश भर में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश भर के 10 लाख बूथ और 12,000 मंडलों में कार्यकर्ताओं की डिजिटल रैली को संबोधित किया। लखनऊ में इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं में खासा उत्साह भी दिखा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने 3 तलाक और यूसीसी पर विपक्ष को घेरा। साथ ही कहा कि कुछ पार्टियों ने तुष्टीकरण के नाम पर सियासत की और मुस्लिमों को मुख्यधारा में शामिल नहीं होने दिया। आज यही लोग हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं। तो 2024 के मद्देनजर मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक साथ संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला भी बोला। पीएम मोदी का कार्यकर्ताओं के साथ संबोधन शुरू होने से पहले मोदी मोदी के नारे लगने लगे। सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। ये रास्ता है तुष्टीकरण का, वोट बैंक का, गरीब को गरीब बनाए रखने, वंचित को वंचित बनाए रखने से ही उनकी राजनीति चलती है। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर करारा प्रहार भी किया। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के दौरान जब प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा था, उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला। हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपको दे देती हूं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमाम वाहिद, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और विजय मिश्रा, नेता बीएसपी के, हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले अशोक जी, आखिर कौन कर रहा है परिवारवाद? सवाल सबसे पहले यही रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष परिवारवाद की राह पर चलता है। अंशिका जी, जय शाह के बारे में पूछना चाहता हूं, क्या वो आईपीएल के रणजी के प्लेयर थे क्या? परिवारवाद की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी न पढ़ा है। अभी आपने अपने ओपनिंग जो रिपोर्ट्स दिखाई उसमें माननीय मोदी जी का भाषण आपने दिखाया कि अगर आपको परिवारवाद को बढ़ाना है तो फलाने को वोट दीजिए, अगर आपको ये करना है तो उनको वोट दीजिए। उसी में एक लाइन अगर जोड़ दी होती, अगर आपको देश के युवाओं को बर्बाद करना हो तो भाजपा को वोट दे दीजिए, अगर देश के किसानों को बर्बाद करना है तो भाजपा को वोट दे दीजिए, अगर देश के बेटियों का शोषण करवाना हो तो भाजपा को वोट दे दीजिए। मोदी जी को नहीं, लेकिन एक बात बताइए अशोक यादव जी कि क्या बुराई है इसमें? अगर आप परिवारवाद कर भी रहे हैं तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करती समाजवादी पार्टी? देखिए, एक लोकतंत्र है अंशिका जी, और अगर लोकतंत्र में जनता अगर जिसको चाह रही है उसको चुन रही है, जनता के ऊपर तो कोई जबरदस्ती कर नहीं रहा। जनता ने चुना है ना, जिसकी भी बात आप कर रहे हैं, जनता चुन के भेजती है उनको, जनता उनको सांसद विधायक बनाती है। ये कोई वरासत या विरासत की बात नहीं है। जनता उनको चुनती है, जनता उनको पसंद करती है, तो इसमें क्या बुराई है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसा में क्या क्वालिटी थी। ठीक है, एक कमेंट इस पर मैं हमाम वाहिद से लेना चाहती हूँ। हमाम वाहिद, परिवारवाद मुद्दा बहुत ही ज्यादा गर्माता है जब भी चुनाव नजदीक आते हैं। आप इसका अर्थ क्या समझते हैं? और विपक्ष पर क्योंकि प्रहार किया गया है, तो ऐसे में विपक्ष का क्या जवाब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े ढिठाई से हर बातों का प्रयोग करती है। परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से परिवारवाद अच्छा नहीं लगता। जिनकी पूरी पार्टी का अगर देखा जाए, चाहे वो राजनाथ सिंह के परिवार की बात करें, चाहे कल्याण सिंह के परिवार की बात करें, चाहे सुषमा स्वराज की परिवार की बात करें, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में लिप्त है। तो परिवारवाद की दुहाई लगातार देना उस पर शोभा नहीं देता। अभी मैं प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन लगातार सुन रहा था, उन्होंने बेटियों पर अत्याचार की बात कही। अगर उत्तर प्रदेश की मैं केवल बात करूं तो दलितों की बेटियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए। हाथरस में किस तरीके से दलित बेटी को जिंदा जलाया गया आपने सबने देखा। तो आपकी सरकार खामोश थी, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते। कभी भी आपने उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों पे लगातार अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, कभी आपने नहीं बोला। तो इस तरीके की केवल भाषण जीवी जो सरकार है वो उसके दिन खत्म हो चुके हैं। जनता काम देखना चाहती है, जनता यहाँ विकास चाहती है, रोजगार चाहती है। आपने बड़े बड़े वादे किए, केवल भाषणबाजी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, केवल भाषणबाजी से जनता को बहुत दिन तक राज जनता पे नहीं किया जा सकता। जनता जान चुकी है आपने जिस प्रकार से जनता को ठगने का काम किया है, वो जनता जान चुकी है। जनता को रोजगार चाहिए, महंगाई चाहिए, तुष्टीकरण की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। महोदय, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किस प्रकार से आपने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कपड़े के नाम पे आप अपने भाषणों में कहते हैं ये कपड़े से पहचानो, भाषा से पहचानो। ये कौन तुष्टीकरण कर रहा है? आप सब कुछ करते हैं और इल्जाम दूसरे पे देते हैं। ये अब नहीं चलेगा, जनता जान चुकी है। विजय मिश्रा, इस बार चुनाव में बीएसपी का क्या रोल होगा? बीएसपी जवाब कैसे देगी इन प्रहार का? बहुजन समाज पार्टी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़के हम चुनाव जीतेंगे। और रही बात भाजपा की,
तो सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर आपको देखना है तो भाजपा में देखिए, राजनाथ सिंह जी के लड़के पंकज सिंह, अमित शाह जी के बेटे आज बीसीसीआई के अध्यक्ष है, जिनको क्रिकेट के बारे में ABCD नहीं पता है। तो ये बोलते हैं कि अगर इनको वोट देंगे तो अनुप्रिया पटेल का भला होगा, इनको वोट देंगे तो संजय निषाद का भला होगा। तो ये भी तो व्यक्तिगत ही भलाई कर रहे हैं। और इन्होंने सबका बूथ मेरा बूथ का जो आज वर्चुअल शुरू किया, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हम युवाओं को नौकरी मैंने दी है उसके लिए हम वोट मांगने आएंगे। जब हमने स्मार्ट सिटी बन नहीं पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात यूसीसी को लेकर क्या ऐतराज है? जब एक देश है तो एक कानून होने दीजिए, पूरी बात मैम हो जाने दीजिए, मैं 20 सेकंड लूंगा उसके बाद आवाम जी बुलाइए। हेलो, मैं 20 सेकंड लूंगा उसके बाद आवाम जी बुलाइएगा। हमाम वाहिद जी, जब एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं? यूसीसी को लेकर विपक्ष को क्यों ऐतराज है? मेरा मानना ये है, जो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है और राज्यसभा में उनके पास 100 से ज्यादा MP हैं, लोकसभा में बहुमत है। तो आप यूसीसी कोड लाइए, बिल्कुल लाइए, लाते क्यों नहीं है? और 2018 में लॉ कमीशन ने जो आपको रिपोर्ट पेश की थी, अब आज फिर लॉ कमीशन अपनी राय मांग रहा है सबसे। जब आपने रिपोर्ट पेश की थी और उसमें कुछ खुद ही लॉ कमीशन ने एक्सेप्ट किया था कि इस तरीके के कानून की अभी भारत में कोई जरूरत नहीं है, तो फिर जब आपकी सरकार है, आपके पास बहुमत है, आप लाइए। आप क्यों कह रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है, मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है। एक तरफ जब आप विदेश की यात्रा पे जाते हैं, अभी इजिप्ट का दौरा करके आप आए, वहां की मस्जिदों सवाल ये है हमाम वाहिद कि यूसीसी को लेकर विपक्ष समर्थन देगा या नहीं? देखिए, पहले भाजपा स्पष्ट करे कि यूसीसी क्या है, क्या लॉ कमीशन चाहता क्या है। जो लॉ कमीशन ने 2018 में रिपोर्ट पेश की थी उसमें क्या गड़बड़ी है? ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। हरीश चंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। हरीश चंद्र जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी आज पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की वजह से है, आप लोग की प्राथमिकता कार्यकर्ताओं को लेकर है सबसे पहले। लेकिन विपक्ष से जो सवाल आप लोगों ने किए, एजेंडा क्या है 2024 के लिए बीजेपी का? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत जो उन्होंने पूरे देश के 10 लाख से अधिक भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन करने का काम किया, उनको एक नई ऊर्जा के साथ बूथ पे काम करने का के लिए जहां उन्होंने प्रेरणा दी, सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके उनको कार्य करने की प्रेरणा दी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उनका एक एक शब्द है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वो मंत्र जैसा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी की मोदी की बात को पूरी तरह से आत्मसात करता है और जनता जनार्दन के बीच लेकर के जाता है। जहां तक रहा सवाल 2024 के लिए एजेंडे की, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव एजेंडा सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये सुस्पष्ट संकल्प है। और जो विकास है, जो देश के सामने चुनौतियां हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही, जो लोक कल्याणकारी नीतियों के को क्रियान्वयन कर रही है, जो गरीब कल्याण की नीतियों का अशोक यादव जी, बाकायदा एक अभियान के तहत बीजेपी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि आखिर उनका एजेंडा है क्या और 24 में किन मुद्दों को लेकर वो जमीन पर उतरेंगे। समाजवादी पार्टी क्या कहती है, 24 में एजेंडा क्या है एसपी का? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक ही एजेंडा है कि समाज के हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिले, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसका शोषण न हो। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया 2012 से 2017 के बीच में, उसने डायल 100 जैसी निवार पुलिसिंग के तर्ज पे उसने उत्तर प्रदेश की पुलिस को सुदृढ़ किया। उसने उत्तर प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना था, अमेरिका ने सड़कें बनाई, सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। उत्तर प्रदेश को विकास के राह पे अगर किसी ने दौड़ाया तो समाजवादी सरकार ने दौड़ाया। हमने डायल 100 जैसी सेवा के साथ 108 एम्बुलेंस दिया। तो हमारा जो एजेंडा है सिर्फ काम बोलता है। समाजवादी पार्टी हमेशा काम में विश्वास करती है और काम की ही बात करेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर
जो भी वंचित शोषित लोग हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जो जाति जनगणना का विरोध करके पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का हित का शोषण करने का काम करके हमाम वाहिद, सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, विपक्ष एकजुट हो रहा है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन सवाल यही है सबकी जुबान पे, इस बारात का दुल्हा कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस देश से और यहाँ की सत्ता से बेदखल करने के लिए जो भी पार्टियां समान विचारधारा की है, सब एकजुट है। सबका एजेंडा साफ है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भयंकर महंगाई से देश की जनता और देश की जनमानस करा रही है, किस तरीके से पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो पूरी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, सबका एजेंडा साफ है। हमें केवल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। इसके लिए तमाम पार्टियां बैठी हैं। अभी पहली बैठक हुई, इसके बाद आगे भी बैठक होगी और उसके बाद सारी रणनीति तय की जाएगी। यहाँ पे देखिए, भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है। भाजपा की पूरी मशीनरी केवल चुनाव जीतना, चुनाव प्रचार करना। भी प्रधानमंत्री विदेश से लौटे हैं, उसके बाद बूथ कार्यक्रम का कैंपेन करने लगे। मणिपुर जल रहा है, 50 दिन से ज्यादा हो गए, कितनी ज्यादा मौतें हो चुकी, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। तो एजेंडा क्या है? प्रश्न ये, एजेंडा क्या है? कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है, एजेंडा की पार्टी। इस देश को महंगाई से कैसे मुक्त किया जाएगा, बेरोजगारी इस देश से कैसे बीएसपी, लेकिन बीएसपी एकला चलो रे की राह पर है। विजय मिश्रा, विपक्ष तो एकजुट हो रहा है, लेकिन बीएसपी ने यह कह दिया कि हम एकला चलो रे की राह पर हैं। ऐसे में कैसे 2024 का किला फतह करेगी बीएसपी? मैंने कहा ना, हम चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से लड़ेंगे। आज बूथ की बात होती है, सबसे ज्यादा मजबूत हमारे बूथ है, हमारे कार्यकर्ता हैं। और अभी आपने एक बात कही यूसीसी पे, मैं उस पर 10 सेकंड लूंगा आपका। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यूसीसी का जो कानून है कि सबका लिए सामान्य कानून हो। क्या ब्रिजभूषण शरण के लिए दूसरा कानून है, अन्य के लिए दूसरा है? क्या अजय सिंह टेनी के लिए दूसरा कानून है और उन्हें दूसरा कानून है? क्या ये जो वीआईपी कल्चर है ये अन्य पार्टियों के लिए दूसरा है, बीजेपी के लिए दूसरा? वो आज भी हुटर लगा के, लाल बत्ती लगा के चल रहे हैं पूरे वीआईपी कल्चर में। तो पहले बीजेपी वालों को चाहिए कि कानून अपने ऊपर लागू करें, उसके बाद सामान्य कानून जब सरकार अपने ऊपर लागू कर लेगी तो देश का हर नागरिक उसे मानने लगेगा। तो इनके अंदर करनी और कथनी में अंतर है। पहले ये अपनी करनी और कथनी सुधारे, उसके बाद ऐसे कानून और ऐसी बातें लेकर जनता के बीच में आए। ना तो इनके पास विकास करने की कोई बात है, ना जनता के पास इनको रोजगार देने की व्यवस्था है, ना समुचित स्वास्थ्य चिकित्सा देने की व्यवस्था है। केवल जुमलेबाजी है, झूठे वादे हैं। और अगर ये आज इन्होंने काम किया होता तो इनको बूथ मजबूत करने की जरूरत न पड़ती। हरीश चंद्र जी, देखिए, विजय मिश्रा जी का ये कहना है कि अगर आप लोग काम किए होते पिछले सालों में तो आपको इतना बड़ा अभियान नहीं करना पड़ता, लेकिन आप लोगों ने काम कुछ भी नहीं किया, इसलिए अभियान के सहारे माहौल बनाकर आगे बढ़ रहे हैं 2024 के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, विजय मिश्रा जी को यह नहीं मालूम कि पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है। कार्यकर्ताओं का प्रबोधन करना, कार्यकर्ताओं में लगातार ऊर्जा भरना, कार्यकर्ताओं को सामाजिक और कार्यों के लिए प्रेरित करना, यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सतत करता रहता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा सेवा सुशासन के लिए गांव-गांव, गली-गली काम करते रहते हैं। चलो, ये देखना होगा कि गांव-गांव, गली-गली में जो काम आप लोगों ने किए हैं, क्या 24 में भी जनता को वो काम दिखाई देते हैं? और विपक्ष जो रणनीति बना रहा है, क्या उसको वो सफल कर पाता है 2024 के लिए? आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे पास क्योंकि समय की कमी है तो हमें इस चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, आप बने रहिए।